नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब काफी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। देश में वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका अभी भी जताई जा रही है। कोरोना की वजह से बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है सबसे ज्यादा असर। अब दिल्ली समेत कई राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी है, जिसे लेकर कोविड गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। स्कूल संचालकों को इन गाइडलाइंस का पालन करवाना बेहद जरूरी होगा। अगर किसी स्कूल में लापरवाही बरती जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आईआईटी कानपुर इस पर रिसर्च करता हुआ कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणेंद्र अग्रवाल ने एक नया आंकलन पेश किया। इस आंकलन पर जाए तो पता चलता है कि अक्टूबर के अंत में या फिर नवंबर की शुरुआत में महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। राज्य सरकारें तीसरी लहर को लेकर तैयारियों का दावा कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश में स्कूल न खोलने के लिए भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला मौजूद है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर चावला आपका। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष है पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्णिमा वर्मा अभिभावक हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्या लग रहा है आपको, आखिरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिना वैक्सीनेशन को बच्चों को स्कूल भेजा जाना, किस तरह का फैसला आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं कई राज्यों में कल से क्लासेस वापस से ऑफलाइन मोड पर शुरू होने वाली है। ऐसे में कितनी आशंकाएं मन में? देखिए शिल्पा, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला इसलिए कि पिछले 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और इसमें कोई शक नहीं है कि एवरीबडी एक्नॉलेजेस, चाहे कोई एजुकेशनिस्ट हो, चाहे कोई स्कूल ऑनर हो, चाहे कोई पेरेंट हो, दैट द कैंपस टीचिंग एंड स्कूल क्लासरूम टीचिंग बेस्ट होती है। लेकिन जो अजीबोगरीब और डिफिकल्ट हालात हम पिछले 1.5 साल में कोरोना के आने के बाद देख रहे हैं, उस हालात में ये फैसला करना कि बच्चों को स्कूल जरूर बुलाया जाए, इट इज, मैं नहीं कहूँगा कि ये ठीक है या गलत है, ये बहुत डिबेटेबल है। नोइंग वेरी वेल कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड, जिससे कि हम कोरोना के मामले में 3 महीने पीछे चल रहे हैं। लास्ट ईयर भी कोविड-19 दिसंबर में पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में आया था और मार्च में हमारे देश में आ गया था, तो अब भी शायद वही चल रहा है। अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के बाद, जो कि 33 करोड़ की है, आज भी वहां 1.3 लाख केसेस हो रहे हैं। तो अब ये जानना कि थर्ड वेव हिंदुस्तान में आएगी कि नहीं आएगी बहुत ही मुश्किल जरूर है, लेकिन आने के चांसेस ज्यादा हम कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में महज 10% आबादी को सिर्फ डबल यानी कि दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी इम्यूनिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है और बच्चों की वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, जो कि 12 से 18 साल के बच्चों की कहा जा रहा है कि शायद सितंबर के अंत में या अक्टूबर में लगाई जाएगी। तो मुझे ये थोड़ी बात कम समझ आती है कि व्हाट इज द हरी, could we have not delayed it for another month or two? नंबर 1, जल्दबाजी किस बात की है आखिरकार? चलिए, हमारे साथ प्रदीप कुमार श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। लौटूंगी सर आपके पास। प्रदीप जी, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? बच्चों को स्कूल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है, राज्य सरकारों की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, स्कूल कल से बहुत सारे राज्यों में खोलने की सारी तैयारियां धरातल पर उतारी जा चुकी है, कल से बच्चे स्कूल जाने शुरू हो जाएंगे। क्या चल रहा है मन में सर? हमारे देश प्रदेश में विगत 50 साल से हमारे अभिभावकों का शोषण, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और ये शिक्षा माफिया हमारे तानाशाही मनमानी करके अपना तानाशाही कर रहे हैं। और ये कोरोना महामारी पीक पे आने वाली है और बॉम्बे के अंदर 15-20 बच्चे संक्रमित हो गए हैं सेंट जोसेफ स्कूल बॉम्बे के अंदर, और केरला के अंदर भी बहुत तेजी से संक्रमित बढ़ रहे हैं। और सरकार ने ये कहा है कि बच्चों की, अभिभावक की सहमति से बच्चे स्कूल भेजे जाएं। अगर बच्चे संक्रमित होते हैं, कोई हादसा हो जाता है बच्चे के साथ में,
तो ना उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी और ना ही स्कूल मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा। तो केवल ये स्कूल खोलने का एक षड्यंत्र है कि स्कूल प्रबंधकों को किसी तरीके से फीस वसूलनी है 12 महीने की, और जो कोरोना महामारी थी उसमें भी अभिभावकों से पूरी फीस शिल्पा जी वसूली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक तय नहीं किया है कि फीस कितनी होनी चाहिए कोरोना महामारी में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों के स्कूल कॉलेज हैं, विपक्षियों के स्कूल कॉलेज हैं। हाँ। तो ये एक रैकेट है। ये 90% जो MP MLA हैं, जन सेवक हैं, उन्हीं के स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। तो ये जो तानाशाही मनमानी स्कूल प्रबंधक कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में और 3 कंट्रियों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और केरला में भी नाइट का कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। तो इसको देखते हुए अभिभावकों में अभी भी डर है। 80% अभिभावक अपने बच्चे को नहीं स्कूल भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनमें डर है, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी। स्कूलों की तरफ से कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस का पूरा पालन होगा, तो फिर किस बात की आपत्ति है? तब तो सोचा जा सकता है कि हाँ ठीक है भेज देते हैं, लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। इसमें भी आपको आशंका है? मैडम क्या देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं ना। हाँ। वहाँ पे वो खाना खा रहे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की क्राउड लगाने तो वो संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी भी क्या जल्दी मैडम, अगर बच्चा हमारा मर जाएगा वो जरूरी है कि या बच्चे की हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर देगा, वो जरूरी है। अगर बच्चा 1-2 साल अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बच्चा सेफ होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन है, तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं, ऑनलाइन खत्म कर दिए शिल्पा जी। शिक्षा पर प्रभाव नहीं ना पड़ने देने के लिए शिल्पा जी ऑनलाइन खत्म कर देंगे। स्कूल के प्रबंधकों ने तानाशाही मनमानी करके ऑनलाइन का ऑप्शन खत्म कर दिया है कि जबरदस्ती अभिभावक भेजें स्कूल, क्योंकि उनको फीस वसूलनी है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर IIT कानपुर के मणिन्द्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मणिन्द्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। मणिन्द्र जी, आपका आंकलन हम जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है इस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया किस फैसले की आप बात कर रही हैं। बच्चों को स्कूल भेजे जाने को लेकर, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए। ऐसे में आपकी रिसर्च इस पर क्या कहती है? देखिए, मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग का काम करता हूँ जी। तो बच्चों पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये मैथमेटिकल मॉडलिंग में नहीं आता है, लेकिन अगर आप जो इसके एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर, उनका स्टडी जो बताई है उन्होंने कि, और ये और जगह स्टडी निकल के आई हैं कि बच्चों पे इन्फेक्शन होता है, लेकिन उन पे असर बहुत ही ना के बराबर होता है। इसीलिए अभी तक पिछले 1.5 सालों में आप देखेंगे बच्चों के में हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस की संख्या बहुत कम है, जबकि उन पे इन्फेक्शन काफी उन पे हुआ है, जो कि ICMR के सर्वे में निकल के आया जी। तो इसका तात्पर्य ये है कि बच्चों में कुछ नेचुरल इम्यूनिटी इस प्रकार की होती है कि ये संक्रमण उनको अधिक प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर स्कूल खुलते भी हैं तो बच्चों पे मुझे नहीं लगता बहुत असर होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो बच्चे को संक्रमित हैं वो आके घर पे उनके परिवार वालों पे संक्रमण ट्रांसफर कर सकते हैं जी। मणिन्द्र जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी, आपकी इस रिपोर्ट में जिस तरह से इशारा किया गया है कि अक्टूबर एंड में या नवंबर स्टार्टिंग में पीक पर हो सकती है तीसरी लहर, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि अगर इस पीरियड में हमने बच्चों को भेज दिया तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी रिपोर्ट में जो हमने कहा है उसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि जो हम पीक की बात कर रहे हैं वो कुछ अनुमान लगा के, कुछ एजम्पशंस करके करते हैं जी। उसमें सबसे बड़ा एजम्पशन ये है, हम मान के चल रहे हैं कि यदि सितंबर में कोई एक नया म्यूटेंट आ जाए तो डेल्टा से भी 50% अधिक संक्रमण फैलाने वाला हो, तब इस प्रकार की पीक आएगी अक्टूबर नवंबर में। लेकिन ये इस समय कोई कह नहीं सकता कि इस प्रकार का म्यूटेंट आएगा या कभी या नहीं आएगा या कब आएगा। तो जो अक्टूबर की पीक की बात हो रही है वो हमारा ये हमने एजम्पशन किया है कि सितंबर में इस प्रकार का म्यूटेंट देश भर में फैल जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस प्रकार से होगा। ठीक है,
ये तो बात हुई अगर कोई नया म्यूटेंट फैल जाता है तो, लेकिन अगर मौजूदा म्यूटेंट की बारे में बात करें मनिंद्र अग्रवाल जी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो बच्चों पर किस हद तक अटैक कर सकता है? उसके अनुसार अभी मौजूदा म्यूटेंट जो डेल्टा है, अगर वही रहता है हाँ। तो कोई पीक ऐसी बहुत बड़ी नहीं आने वाली है। थर्ड वेव पे मान सकते हैं कि नहीं आएगी। ठीक है मनिंद्र जी, आने वाला जो मौसम है, त्योहारों का मौसम रहेगा, स्कूल भी ऊपर से खुल जाएंगे, ऐसे में तीसरी लहर की आशंकाएं कितनी तेज होती हुई, कितना तीसरी लहर को इनवाइट करते हुए ये तमाम फैक्टर्स? जो वैसे ऐसे मैंने कहा कि यदि नया म्यूटेंट नहीं आता है तो तीसरी लहर कोई विशेष नहीं होगी। ठीक है, उसको लहर कहें बल्कि एक ट्रिपल कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नंबर संख्या बढ़ेगी क्योंकि त्योहारों के मौसम में लोग बाहर निकलेंगे जी, और एक दूसरे से मिलेंगे, तो थोड़ा संक्रमण ज्यादा फैलेगा जी, लेकिन उसकी संख्या बहुत अधिक हमारे आकलन के अनुसार नहीं दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनिंद्र अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मनिंद्र जी के मुताबिक अगर कोई नया म्यूटेंट नहीं आता है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से डिबेट में जाते हुए पूर्णिमा वर्मा हमारे साथ अभिभावक जुड़ी हुई है। पूर्णिमा जी, बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर, इस फैसले को लेकर आप किस तरह से देख रही हैं? आपका क्या मानना है? भेजा जाना चाहिए बच्चों को या अभी फिलहाल इंतजार करना चाहिए जैसे कि प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को लगता है? नहीं मैम, अभी तो हमारे हिसाब से तो अभी और वेट करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज जो लास्ट टाइम स्कूल खुले थे उससे काफी बच्चे पॉजिटिव हो चुके थे और जिनकी वजह से घर में भी और जो पेरेंट्स थे और जो अभिभावक थे वो लोग पॉजिटिव हुए थे। तो अभी मेरी समझ से तो ये है, क्योंकि जब बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस ले ही रहे हैं और फीस भी हम लोग देते हैं स्कूल को, तो फिर अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए। ऑफकोर्स मतलब 1 to 5 तो बिल्कुल भी नहीं खोलने चाहिए। जी मैम। चलिए, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर जो सबसे बड़ा डर है मन में, वो इस बात को लेकर है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। वो समझते ही नहीं है क्या है ये कोरोना, क्या है ये गाइडलाइंस, तो फॉलो कैसे कर पाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक कर लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है बिन वैक्सीन स्कूल चले हम। दरअसल कल 1 सितंबर से बहुत सारे राज्यों में वापस से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है, जिसके बाद पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि अगर उनका बच्चा संक्रमण की चपेट में आ जाता है, कोरोना की चपेट में आ जाता है, उसकी जान पर अगर बनाती है तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये लग रहा है कि जल्दबाजी किस बात की है। ऑनलाइन क्लासेस का जब ऑप्शन हमारे सामने है तो फिर बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है। हालांकि इस पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए डॉक्टर नरेश चावला, आपके पास आना चाहूंगी। पेरेंट्स की बात, उनके मन का डर अभी हमने सुना, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? क्या वैक्सीनेशन का कम से कम इंतजार किया जाना चाहिए था कि बच्चे जब वैक्सीनेट होने शुरू हो जाते उसके बाद ये फैसला लिया जा सकता था? जल्दबाजी हुई है कहीं ना कहीं। शिल्पा, जब तक पूरी टीचर्स का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, जब तक पूरा जो स्टाफ है, जो ट्रांसपोर्ट स्टाफ है, उनका वैक्सीन नहीं हो जाता, और जब तक पर्टिकुलरली बच्चों का भी मैं कहूँगा, जब तक मैं चाहूंगा कि सिर्फ 10th से 12th क्लास की क्लासेस खोली जाएं, छोटी क्लासेस खोलने की तो बात ही ना की जाए, और उनका भी वैक्सीनेशन जब तक हो ना जाए तब तक ये खोलना मेरे हिसाब से खतरे से खाली नहीं है। तो आई थिंक मैं प्रोफेसर नरेंद्र अग्रवाल की बात से भी कुछ हद तक सहमत था कि वी डू नॉट नो कि जो नया वायरस है वो आएगा कि नहीं आएगा। ये सच है कि पिछले वायरस ने बच्चों को इन्फेक्ट नहीं किया था, बट दैट डज नॉट मीन बाय एनी मीन्स कि जो नया वायरस है वो बच्चों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। पिछले वेरिएंट ने जो बच्चों में काफी माइल्ड डिसीज की थी, बट अक्सर ये माना जाता है जैसे आजकल वायरस थोड़ा शांत है, जब वायरस शांत होता है वो हाइबरनेशन में होता है, वो अपने आप को बदल रहा होता है, तो डर वही का वही है। इसलिए जब तक ये चीज हम देख नहीं लेंगे तब तक इतनी जल्दी करना हमारे हिसाब से जायज बिल्कुल भी नहीं है। बैठे बिठाए इतना बड़ा खतरा मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। Absolutely, nobody can project
कि जो नया वेरिएंट है वो बच्चों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ये सच है कि बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है, उनकी इनहेरेंट कैपेसिटी थोड़ी अच्छी होती है, बट नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की बीमारी अगर इफ एट ऑल कोविड-19 का होगा, उसको ठीक करना भी मुश्किल होगा। वो डिसीज थोड़ी सी बिज़ार भी हो सकती है, और बच्चों को मैनेज करने के लिए पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स, पीडियाट्रिक बच्चों ट्रेन्ड डॉक्टर्स और ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब बहुत ही अडल्ट से भी कहीं मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमारे लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के लिए ये चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है, जिसको कि हमें बाखूबी निभाना पड़ेगा इससे पहले कि हम स्कूल खोलने की बातचीत करें। बिल्कुल। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल शिल्पा जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ। और डॉक्टर त्रेहन वेदांता के, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि अभी स्कूल खोलना जल्दबाजी होगा और बच्चों के लिए बहुत ही खतरा है। और नीति आयोग ने भी, भारत सरकार की रिपोर्ट पहुंची है कि ये बहुत ही डेंजरस आएगा और बच्चों के लिए खतरनाक है, और स्कूल खोला जाना अभी जल्दबाजी होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को इसमें इंटरफेरेंसिंग करके इसमें पुनर्विचार करना चाहिए कि अभी छोटे बच्चों के स्कूल खोला जाना जल्दबाजी होगा। यानी कि कम से कम 10th ऑनवर्ड्स क्लासेस शुरू की जा सकती है। वो बच्चे कम से कम उस स्टेज पर है कि समझ सकते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल 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 शिल्पा जी, यही हम लोग कहना है कि अभी जल्दबाजी होगी, क्यों जो स्कूल के प्रबंधक लोग हैं, उन लोगों को केवल इसके पीछे मकसद है कि अभिभावकों से फीस वसूलना है, क्योंकि 60-70 करोड़ पूरे भारतवर्ष में 60-70 करोड़ माता पिता अभिभावक हैं, है ना, कि उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे बीएड हो, चाहे बीपीएड हो, बीटेक हो, बायोटेक, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सब नेताओं स्कूल कॉलेज हैं। फिर 80% फीस अवैध वसूली जा रही है। लेकिन भाई दूसरी तरफ रिपोर्ट है, ये भी चिंता, ये भी कंसर्न दिखाया जा रहा है राज्य सरकारों की तरफ से कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, उनकी पढ़ाई वो बहुत विपरीत जाती हुई, उस पर बहुत असर पड़ता हुआ, उन बच्चों की खातिर कम से कम स्कूल खोलने की बात यहाँ पर कही गई है। ये दलील दी जा रही है कि उनका जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक सा गया है। देखिए शिल्पा जी, हमारे बच्चे, अगर छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, अगर वो 1 साल 2 साल तक हमारे बच्चे अगर शिक्षा नहीं लेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को जब हेल्थ होगा, स्वास्थ्य होगा, तभी वो आगे शिक्षा ले सकेंगे। जीवन है वो सब कुछ है। हेल्थ कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ। पुराणों में भी यही कहा गया है, आज भी लोग यही कहते हैं कि 2 गज की दूरी, और 2 गज की दूरी, स्वस्थ है तो सब कुछ है ना। तो जान है तो जहान है, जो जान है तो जान, यस। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को इसमें भी पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि कई कंट्रियों ने अभी लॉकडाउन कर दिया है, आपके संज्ञान में होगा। और यहाँ पर अब त्योहार शुरू होने वाले हैं, ऊपर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ता है, और ऊपर से तीसरी लहर की आशंकाएं भी तेज होती हुई, इस वजह से पेरेंट्स की चिंता बढ़ती हुई। चलिए ठीक है, पूर्णिमा वर्मा, आप क्या कहेंगी? क्या स्कूलों की तरफ से कोई इस तरह की रियायत दी जा रही है कि चलिए ठीक है, अगर आप स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है, आप ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ है? शिल्पा जी, ऑनलाइन क्लास खत्म कर दी गई है। ठीक है, पूर्णिमा जी। मैम लास्ट टाइम तो ऐसा था, बट अभी हमारे पास तो कोई स्कूल से नोटिस नहीं आया है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो, मतलब ऑफलाइन अगर स्टार्ट होता है स्कूल, तो फिर ऑनलाइन जो है वो बंद कर दी जाएंगी। क्योंकि मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ आपसे, तो अभी यहाँ पे ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे मैम। यानी कि आप ऑनलाइन मोड पर ही अपने बच्चों की पढ़ाई को उन्हें बंद करनी है ऑनलाइन क्लासेस, तो भले वो बंद कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला, पेरेंट्स यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई हम किसी भी कीमत पर अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डलवाने देंगे, चाहे राज्य सरकार कुछ भी फैसला करे, चाहे स्कूल प्रबंधन कुछ भी फैसला करे, या कितनी भी तैयारियां क्यों ना कर ले, कि भाई आप भेजिए बच्चों को और हम यहाँ पर पूरी तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करवाएंगे। ऐसे में क्या लग रहा है, फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन इस फैसले का किस हद तक असर होगा?
देखिए शिल्पा, जहाँ तक मैं जानता हूँ पंजाब में थोड़ा नुकसान हो चुका है, कुछ केसेस स्पॉट आउट किए गए हैं। हाँ। यही बात मैंने हरियाणा में भी सुनी है। तेलंगाना में इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। Exactly. और कुछ स्टेट्स जो और खोलने वाली हैं उन पे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। हाँ। क्योंकि जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, जो पॉपुलर पेरेंटल सेंटिमेंट है वो अभी कह रहा है कि मेरा बच्चा सेफ नहीं है। और मुझे पता चला है जिन जगहों पे स्कूल खोले भी गए हैं हार्डली 20-30% बच्चे आ रहे हैं, 70% बच्चे नहीं आ रहे हैं। Exactly. दैट मेक्स इट ए हाइब्रिड मॉडल। दैट मीन्स कि लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस पॉपुलर सेंटिमेंट को देखते हुए मेरे हिसाब से एक नेशनल पॉलिसी और की आधे घोषणा बच्चों का होनी जाना, चाहिए। आधों का ना पहुंच पाना कहीं ना कहीं ये बच्चों पर भी प्रेशर क्रिएट करेगा और उनके पेरेंट्स पर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला। कुल मिलाकर जितनी जल्दबाजी बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर दिखाई जा रही है, अगर उतनी जल्दबाजी बच्चों को वैक्सीनेट करने को लेकर दिखाई जाए या फिर बच्चों को स्कूल के आसपास जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, उनको वैक्सीनेट करने पर दिखाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पेरेंट्स के मन में बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, पहले तो बच्चों की जान बच जाए, संक्रमण का खतरा निपट जाए, उसके बाद हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उसके बाद पढ़ाई फिर देख ली जाएगी। जान है तो जहान है। चल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।